नमस्कार। आज की कहानी है कर्नल साहब। ओ मेरी रूपा रानी, कहाँ हो? थोड़ा जल्दी करो, शाम हो गई है। मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। थोड़ा जल्दी एक कप चाय पिला दीजिए श्रीमती जी। हाँ हाँ, आपको तो बस केवल अपने मंडली के पास जाने की पड़ी है। मेरी तो कोई चिंता है ही नहीं। इस उम्र में भी मैं टाइम पर आपको चाय पानी बना कर दूं। खुद ही बनाकर पी लीजिए, मुझसे नहीं होगा। 70 की हो चुकी हूँ, अब और कितना काम करूँगी मैं। ठीक है तो मैडम जी, मैं दूसरी भी ले आता हूँ चाय बनाने के लिए। खबरदार कर्नल साहब, जो मेरे जीते जी आपने दूसरी शादी के बारे में सोचा भी तो। 75 के हो गए हैं और अब भी शादी का जुनून चढ़ा है। अगर दूसरी शादी करने का इतना ही शौक है तो मैं मर जाऊं तब कर लेना। ओ मेरी प्राण प्यारी, क्यों करती हो मरने की बातें? सुनकर मेरा दिल रोता है। हम दोनों ही तो एक दूसरे के सहारे हैं। एक कप चाय के लिए तुमने इतना सुना दिया। छोड़ दो, मुझे न चाय पीनी है और ना ही दोस्तों के पास जाना है। अब तो मैं चुपचाप घर पर बैठकर टीवी ही देखूंगा। कर्नल साहब नाराज होकर टीवी खोलकर बैठ गए। रूपा जी किचन में गई और उनके लिए एक कप चाय बनाकर ले आई और कहा, कर्नल साहब, अब आपसे नहीं लड़ूंगी तो किससे लड़ूंगी? हंसी ठिठोली भी तो आपसे ही करूंगी। आपको छोड़कर मेरा इस दुनिया में है ही कौन? एक बेटा था जो नालायक ही निकल गया। इतना कहते ही रूपा जी के आंखों में आंसू आ गए। रूपा जी के आंखों के आंसू को देखकर कर्नल जी भी पिघल गए और कहने लगे, बस करो रूपा, उन बातों को क्यों याद करना जो तुम्हारा दिल दुखाती। ऐसा बेटा किस काम का? इससे अच्छा तो हम निसंतान होते तो सही था। आपने यह जो फैसला लिया ये बिल्कुल सही नहीं था। अरे क्या होता, बहू 2-4 ताने ही तो सुनाती थी, लेकिन अपने बेटे और पोते पोती के साथ तो हम रहते। अपनी नौकरी के दौरान आप हमेशा बाहर ही रहते थे। कभी अपने बेटे की बचपन भी साथ में नहीं बिताया, जो आप हमेशा चाहते थे कि आप अपने बेटे के बचपन में उसके साथ हो। लेकिन आपकी नौकरी के कारण यह कभी संभव नहीं हो पाया। पर अगर पोते पोती के साथ आप रहते तो आपको अपने बेटे का बचपन उनमें दिखता। लेकिन आपने तो ऐसा फैसला ले लिया कि अब हमेशा के लिए हम और आप अकेले रह गए। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि आपने मेरे कारण अपने बाकी के जीवन की सारी खुशियां ही खत्म कर दी। रूपा जी के आंखों के आंसू पोंछते हुए कर्नल साहब कहते हैं, कैसी बातें करती हो रूपा? तुम्हारे साथ बुरा होता हुआ मैं कैसे देख सकता हूँ? इतने साल तो वह तुम पर अत्याचार करती रही और ना मुझे कोई खबर मिली, ना कुछ पता चला। मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कर सका और एक कर्नल की बीवी होकर तुम बहू के अत्याचार सहती रहो, ये कैसे हो सकता है? यह तो संभव नहीं था, इसलिए मुझे यह कदम उठाना पड़ा। मुझे पहले पता होता तो मैं पहले ही यह कदम उठा लेता। अगर मैं उस दिन तुम लोगों को बिना बताए घर नहीं आता तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता कि बहू तुम पर कितना अत्याचार करती है। अरे मैंने तो सोचा था कि घर जाकर तुम लोगों को सरप्राइज दूंगा, लेकिन यहाँ आकर मैं खुद ही सरप्राइज हो गया जब मैंने देखा कि तुम 2 बड़ी बाल्टी कपड़े लिए धो रही हो और तुम इतनी जोर जोर से खांस रही थी कि आवाज पूरे बाहर तक आ रही थी। यह देखकर मेरा कलेजा तो मुंह को ही आ गया। मैंने तुमसे पूछा भी तुम्हारा ऐसा करने की वजह, लेकिन तुमने तो कहा कि बस थोड़े से कपड़े हैं, बहू की तबीयत ठीक नहीं है और बहू अकेले कितनी काम करेगी, इसलिए थोड़े कामों में मैं भी हाथ बटा दिया करती हूँ। लेकिन जब रिटायरमेंट के बाद मैं अपने परिवार के साथ रहने लगा तब मुझे पता चला अपने परिवार की असलियत, अपने बहू और बेटों की असलियत। और हद तो तब हो गई जब बहू तुमसे घर का सारा काम भी कराती और सीधे मुंह तुमसे बात भी नहीं करती और तुम ना जाने क्यों चुपचाप उसकी बात मान लिया करती हो। रूपा जी कहती है,
आप नहीं जानते हैं कर्नल साहब, बुढ़ापे पर बेटे बहू का साथ होना कितना जरूरी है। अरे सब कुछ पैसे से थोड़ी खरीदा जाता है। अगर कभी आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाए तो क्या हम तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच पाएंगे? अगर बेटा हमारे साथ रहेगा तो तुरंत कुछ न कुछ उपाय कर आपको या मुझे डॉक्टर के पास ले जाएगा। और अगर मैं कभी ज्यादा बीमार हो गई तो 2 रोटी बनाकर बहू देगी तो सही। फिर आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर मुझे कुछ हो गया तो बहू रखे ना रखे बेटा तो जरूर आपका ख्याल रखेगा। सब कुछ पैसों से नहीं होता है कर्नल साहब। थोड़ा कुछ बर्दाश्त कर बेटे बहू के साथ रहने में ही समझदारी है। कैसी बातें करती हो रूपा। आज के समय में बेटे बहू पर आश्रित होने की वजह आप खुद में काबिल रहो। अरे एक फोन कर देंगे तो एम्बुलेंस आ जाएगा, और ज्यादा कुछ हुआ तो आसपास के लोग हैं ना जो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। और नहीं तो हम एक काम वाले 24 घंटे के लिए रख लेते हैं जो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। और तुम जिस बेटे के साथ रहना चाहती हो वह बेटा कभी तुम्हारे बारे में सोचा? उसने कभी भी तुम्हारे साथ हो रहे बदसलूकी के बारे में जवाब मांगा? उसने एक बार भी अपनी पत्नी को मना किया कि वह उसकी माँ के साथ ऐसा व्यवहार ना करे? सब कुछ चुपचाप आंख बंद कर देखता रहा। ऐसे बेटे के साथ रहने से तो अच्छा हम अकेले रहे तो ज्यादा सुखी और शांति का जीवन बिताएंगे। मैंने बिल्कुल सही किया अलग रहने का फैसला करके। वैसे भी मैंने केवल तुम्हारे लिए अलग रहने का फैसला नहीं लिया। मैं भी तो रिटायरमेंट के बाद शांतिपूर्ण जीवन चाहता था। अगर मैं बेटे बहू के साथ रहता तो रोज बहू से झगड़ा हो जाता मेरा। उसकी हरकतें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती और मैं कुछ न कुछ कह देता। बस फिर क्या था, झगड़ा हो जाता। इससे तो अच्छा है कि हम अलग रहकर शांति से जिए। रूपा, पूरे जीवन तो तुम अपने बेटे बहू और पोता पोती की सेवा की हो, अब थोड़ी मेरी भी कर दो। फिर क्या था? रूपा जी चमकती हुई कहती है, ओ अच्छा, मैंने आपकी कोई सेवा नहीं की है। और दोनों हंसने लगते हैं। लेकिन समय का चक्र एक जैसा कहाँ चलता है। समय ऐसा बदलता है कि जो कर्नल साहब बेटे बहू के साथ नहीं रहना चाहते थे उन्हें उनके ही बेटे बहू के साथ रहना पड़ गया। दरअसल बीतते समय के साथ रूपा जी की तबीयत खराब होने लगी और आने वाले 5 सालों में उनकी तबीयत और भी खराब हो चुकी थी। कर्नल साहब उन्हें बचा न सके और वह इस दुनिया को अलविदा का हमेशा हमेशा के लिए चली गई। जब रूपा जी के 13वीं के सारे काम निपट गए तब कर्नल साहब के बेटा और बहू उनसे कहने लगे कि पापा, अब आप अकेले कैसे रहेंगे? आप हमारे साथ चलकर हमारे घर पर रहिए, क्योंकि आप अकेले रहेंगे तो हमें भी चिंता बनी रहेगी। और उनके जो भी रिश्तेदार आए थे सब ने उन्हें यही सलाह दी कि अकेले रहना सही नहीं होगा, तुम अपने बेटे बहू के साथ ही रहो। ना चाहते हुए भी कर्नल साहब सारे रिश्तेदार, दोस्त और बेटे बहू के जिद करने से उनके साथ रहने को तैयार हो गए। अब कर्नल साहब ठहरे समय के बहुत पक्के, लेकिन उनकी बहू सौम्या तो बिल्कुल लापरवाह थी। कोई भी काम कभी समय पर नहीं करती, ना ही समय पर उठती और ना ही कभी समय पर नाश्ता खाना कुछ भी तैयार करती थी, जिस कारण कर्नल साहब को बहुत तकलीफ होने लगी। उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटे बहू के साथ रहने के लिए हाँ करके, लेकिन अब कर भी क्या सकते थे। वह जिस घर में रहते थे बेटे ने उस घर को तो किराए पे लगा दिया था। अब जाते भी तो जाते कहाँ? उन्हें तो बेटे बहू के साथ ही रहना होगा। लेकिन बहू के व्यवहार और उसकी लापरवाही से वो बहुत परेशान हो चुके थे। ना तो बहू समय पर खाना देती और ना ही उनकी सेहत का ख्याल रखती। लेकिन कर्नल साहब तो खुद अपना ख्याल रख लिया करते थे, पर इस उम्र में वो कब तक बाहर का खाना खाते? बाहर का खाना भी उनके सेहत के लिए खराब था और वो किचन में जाकर कुछ बना भी नहीं पाते थे, क्योंकि अगर वो किचन में जाकर कुछ बनाते तो बहू चिल्लाने लगती। एक दिन उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी और बहू उठने में लेट कर रही थी तो वह खुद ही किचन में जाकर खाना बनाने लगे। किचन से बर्तन की आवाज आने पर बेटा और बहू दोनों किचन में आ गए और देखा कि पापा खाना बना रहे हैं।
इस पर तुरंत उनकी बहू सौम्या भड़कते हुए कहती है, आपको क्या जरूरत है किचन में आकर खाना बनाने की? क्या जताना चाहते हैं कि हम आपका ख्याल नहीं रखते? इतने पर उनका बेटा भी बोल उठा, पापा इस उम्र में शांति से आप रह नहीं सकते, क्या बिना मतलब किचन में आ गए हैं? और सौम्या आपको खाना बनाकर देती तो है, लोग क्या कहेंगे कि हम आपको यहाँ लेकर आए और आपका ख्याल भी नहीं रख पाए। इस पर कर्नल जी ने कहा कि तुम्हारी बीवी मुझे कब समय से खाना देती है, एक बार भी कभी नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, कुछ भी तो समय पर नहीं मिलता। और मैं इस उम्र में कब तक बाहर का खाना खा सकता हूँ? बाहर जाकर कुछ खा लेता हूँ तो तबीयत खराब हो जाती है। अगर तुम लोगों से मेरे लिए खाना समय पर नहीं बनता तो बोल दो, मैं अपने लिए एक कुक रख लूंगा जो मेरा खाना समय पर बना दिया करेगा। इतनी बात सुनते ही सौम्या का तो जैसे सर गर्म हो गया। उसने कहा, आप कुक रख कर खाना बनवाएंगे और सारे रिश्तेदारों में यह बात आएगी कि मैं आपका ख्याल नहीं रखती, मैं आपको खाना बनाकर भी नहीं खिलाती। तो हमारी नाक कटाना चाहते हैं? क्या हमारी इतनी भी इज्जत आप बची नहीं रहने देना चाहते हैं? कर्नल साहब जैसे ही कुछ बोलने को हुए कि उनका बेटा सौरभ कहता है, बस कीजिए पापा, बहू के साथ लड़ते हुए आपको शर्म नहीं आती है? क्या आप उसकी सास है जो उसके साथ तर्क वितर्क कर रहे हैं? अरे वो आपको खाना बना कर देती तो है, हाँ थोड़ा बहुत लेट हो जाता है तो एडजस्ट कर लीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात आ गई? और फालतू की बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अभी किचन से निकलिए और जाइए अपने कमरे में बैठी। बेटे बहू के इतने दिल तोड़ देने वाली बातें सुनकर वो तो जैसे हार्ट अटैक ही आ जाता। अपने कमरे में बैठे अपनी पत्नी रूपा का फोटो अपने हाथों में लिए उनसे बात करते हुए कहते हैं, रूपा तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अरे मैं तो तुम्हारा साथ निभाने के लिए इस नालायक बेटे का साथ छोड़ दिया था, लेकिन तुम मुझे उनके भरोसे ही छोड़कर चली गई। मुझे भी अपने पास बुला लो रूपा, अब मुझसे यहाँ रहा नहीं जाता। तुम्हारे बेटे बहू मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे और मैं ऐसे नहीं जी सकता। अरे मैं ठहरा वक्त का पाबंद आदमी, मुझे यह सब नहीं सहा जा रहा। रूपा जी को गए हुए अभी 3 महीने ही हुए थे। आज पहली बार कर्नल साहब रूपा जी को याद कर इतना रो रहे थे। आज यह फौलादी सीना भी छलनी हो चुका था, आंसुओं से आंखें भीग चुकी थी कि तभी दरवाजे पर बेल बजी। बहू जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने 3-4 आदमी खड़े थे। वह पूछती है, आप सब कौन हैं? वे लोग कहते हैं, हम कर्नल साहब के दोस्त हैं। क्या कर्नल साहब घर पर है? तभी कर्नल साहब बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि उनके बटालियन के बहुत करीबी दोस्त उनसे मिलने आए हैं। उन सबको अपने कमरे में लेकर चले जाते हैं। कर्नल साहब के एक दोस्त ने पूछा, अरे कर्नल, हम सब में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य पे ख्याल रखने वाला तो तुम ही थे, पर आज तुम्हारी सेहत ऐसी क्यों दिख रही है जैसे तुम कितने बीमार हो? क्या हुआ है तुम्हें? कर्नल साहब ने कहा, अरे कुछ नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। वो अभी तुरंत कुछ दिन पहले 3 महीने पहले ही रूपा का देहांत हो गया था, जिस कारण मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता और मैं सही से खाना पीना नहीं कर पा रहा हूँ। इस कारण मेरी ऐसी हालत हो गई है। तभी उनके एक दोस्त ने कहा कि चलो हम सब थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं। वे लोग अपने साथ कर्नल को भी बाहर घूमने के लिए ले जाते हैं। उनमें से उनका एक दोस्त जो कि उनके दिल के बहुत करीब था, वह उनसे पूछता है कि आखिर बात क्या है? तुमने हमसे झूठ कहा, इसलिए हम तुम्हें बाहर लेकर आए हैं। शायद तुम्हारे बेटे बहू तुम पर अत्याचार कर रहे हैं, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। क्या बात है कर्नल, हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम हमें बता सकते हो, शायद हम तुम्हारी कोई मदद कर सके। इतना सुनकर कर्नल साहब अपने आंसू और अपने दर्द छुपा न सके। उनके आंखों में आंसू देखकर उनके दोस्त समझ गए कि जरूर कोई बात है। अपने दोस्तों से कर्नल साहब ने अपनी पत्नी रूपा से लेकर अपने ऊपर हुए सारे अत्याचार और सारे बदतमीजियों के बारे में बताया। यह सुनते ही उनके एक दोस्त ने कहा, कर्नल होकर बुढ़ापे में यह स्थिति,
यह तो असंभव है, कुछ तो करना चाहिए। अरे अच्छा तो तुम वृद्धाश्रम में रह जाते, वहाँ इससे ज्यादा सेवा सत्कार और सम्मान मिलती है। तुम कहो तो क्या मैं एक वृद्धाश्रम में तुम्हारे लिए बात करूं? तभी उनके दूसरे दोस्त ने कहा, अरे अगर यह वृद्धाश्रम में चला गया तो इसके बेटे बहू को सबक कैसे मिलेगा? वह तो यही चाहते हैं कि यह स्वयं ही वृद्धाश्रम चला जाए ताकि लोग उन्हें कुछ भी न कहें। कर्नल, तुम्हें वृद्धाश्रम जाने से पहले अपने बेटे बहू को जरूर सबक सिखाना चाहिए ताकि ऐसे बेटे बहू अपने बूढ़े माता पिता के साथ कभी भी इस तरह का बर्ताव ना कर सके। तभी उनके तीसरे दोस्त ने कहा, अरे कर्नल, तुम इन लोगों को छोड़कर अपने दूसरे घर पर क्यों नहीं चले जाते हो? वहाँ तुम अकेले रह भी सकते हो और काम करने के लिए एक दो काम वाले भी रख सकते हो। पैसे की तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तभी कर्नल साहब ने कहा, अरे वो घर 2 साल के लिए किराए पर दे दिया गया है। मैं उन किराएदारों को इस तरह घर से नहीं निकाल सकता क्योंकि एग्रीमेंट साइन किया गया है, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे इनके साथ इसी घर में रहना है। तभी उनके एक दोस्त ने पूछा कि यह घर किसके नाम पर है? कर्नल ने कहा, यह घर भी मेरे नाम का ही है। तो समस्या किस बात की है? ये तो बहुत सही हुआ कि ये घर भी तुम्हारे नाम पर है। ऐसा करो कर्नल कि तुम इस घर को ही वृद्धाश्रम बना दो, क्योंकि तुम्हारे घर में तो कम से कम 5 कमरे नीचे और ऊपर का पूरा जगह खाली है, उस पर भी कमरे बनाए जा सकते हैं और 1-2 काम करने वाले रख लेंगे। वृद्धाश्रम भी बन जाएगा और हम जैसे बूढ़े जिनको की बेटे बहू ने सता रखा है, जीना दुश्वार कर दिया है, और तो और बुढ़ापे में हंसी खुशी सब चली गई है, हम भी तुम्हारे साथ इस वृद्धाश्रम में ही रहेंगे। तब कर्नल साहब ने कहा, लेकिन मेरे बेटे बहू का ऑब्जेक्शन हुआ तो? अरे घर तुम्हारा तो डर किस बात की? उनसे कह देंगे अगर वो रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, नहीं तो यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि घर तुम्हारे नाम का है। फिर उनकी बातें क्यों सुनना? और हम खाना बनाने के लिए और सेवा सत्कार करने के लिए, बाजार करने के लिए 2-3 लोग भी रख लेंगे। क्या कहते हो तुम सब? मैंने सही कहा ना? कर्नल साहब के एक दोस्त ने कहा तो सभी दोस्तों ने हामी भर दी और कहा, बिल्कुल, इसने बिल्कुल सही कहा है कर्नल। तुम अपने साथ साथ हम लोगों की भी जिंदगी बदल सकते हो। हम भी तो आखिर अपने बेटे बहू के सताए हुए हैं। अरे बुढ़ापा थोड़ा अच्छे से कट जाए, 2 रोटी समय से मिल जाए, इसलिए तो बेटे बहू के तानों को झेलते हैं और वे लोग समाज में हमारी इज्जत बचानी है ऐसा कहकर हम पर अत्याचार करते हैं। बेटे बहू के समाज में इज्जत बचाने के चलते हम बूढ़े क्यों कष्ट झेले और हम पेंशन पाते हैं। और ठीक है, अगर पेंशन नहीं भी पाए तो क्या हम अपने शर्तों पर जी नहीं सकते? बिल्कुल जी सकते हैं हम अपने शर्तों पर। तुम अगर साथ दो तो मैं यह काम जरूर करूंगा। बहुत ही उत्सुकता से कर्नल साहब ने कहा तो सारे दोस्तों ने हामी भर दी और कहा, हम सब साथ हैं। फिर दूसरे ही दिन कर्नल साहब ने अपने घर के बाहर ईंट, बालू और सीमेंट गिरवा दिए। इन सब सामानों को देखते ही उनका बेटा चौंक गया और तुरंत अपने पापा से पूछता है, पापा यह सब सामान किसने मंगवाया है? आपने क्या? आपको क्या जरूरत है? आपका दिमाग सही सलामत तो है ना? तब कर्नल साहब ने कहा कि बेटा, ऊपर का फ्लोर पर और 5 कमरे, किचन, बाथरूम सब बनाने वाला हूँ, पर पापा और कमरों की क्या जरूरत है? तब कर्नल साहब ने कहा, क्योंकि बेटा मैं इस घर को रूपा वृद्धाश्रम बनाने जा रहा हूँ। बेटे बहू को सुनते ही झटका लग गया। क्या वृद्धाश्रम? यह हमारा घर है पापा, इसे वृद्धाश्रम कैसे बनाया जा सकता है? हम सब इस घर में रहते हैं। तभी उनकी बहू कर्कश वाणी में कहती है, बुढ़ापे में इस बुढ़े को कोई और काम तो नहीं है, इस घर को वृद्धाश्रम बनाने चला है। अरे इतना ही वृद्धाश्रम में रहने का शौक चढ़ा है तो घर को वृद्धाश्रम क्यों बनाना? वृद्धाश्रम में ही चले जाइए, हमारा भी सर का बोझ हल्का हो जाए। और अगर लोग पूछेंगे तो हम कह देंगे कि इस बुढ़े ने अपनी मर्जी से वृद्धाश्रम जाने का रास्ता चुना है, हमने वृद्धाश्रम नहीं भेजा है।
बहू की बातें सुनते हुए कर्नल साहब अपना आपा खो बैठते हैं और गरजते हुए कहते हैं, अपनी औकात मत भूलो बहू, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। तुम किससे बात कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हारा सास नहीं हूँ जो तुम मुझ पर चिल्लाओगी और मैं चुपचाप सुन लूंगा। मैं कर्नल हूँ, कर्नल राघवेंद्र राय, इसलिए जबान संभाल कर बात करो। मैं इस घर का मालिक भी हूँ। चाहे तो अपने इस पति से पूछ लो कि इस घर का मालिक कौन है। मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। चाहूँ तो अभी के अभी तुम दोनों को इस घर से धक्के मार कर निकाल सकता हूँ, फिर जाना जहाँ जाना होगा। लेकिन ये घर अब तो वृद्धाश्रम बनकर ही रहेगा और यह मैंने ठान लिया है। तुम लोग जो चाहो कर सकते हो। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो बिल्कुल रह सकती हो, लेकिन मेरे शर्तों के हिसाब से, और नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और इस घर से निकल जाओ। यह मेरा घर है जो अब रूपा वृद्धाश्रम बनने जा रहा है और थोड़ी ही देर में यहाँ रहने वाले लोग भी आते होंगे। इसलिए तुम दोनों जितना जल्दी हो सके फैसला कर लो कि तुम्हें क्या करना है। मत भूलो बहू कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारा सास नहीं हूँ और तुमने जो भी रूपा के साथ किया वो मेरे साथ भी करोगी, ऐसा हो नहीं सकता। ये संभव नहीं है बहू। अब सौम्या की तो सारी बत्ती ही गुल हो गई। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो कहे भी तो क्या कहे, लेकिन वो सारा गुस्सा अपने पति पर दिखाती है और अपने पति से कहती है, क्या तुमने इतने दिनों में क्या कमाया कि एक घर भी ना खरीद सके? अपने बाप के घर में रह रहे हो और मुझे 4 बातें सुनने पर मजबूर कर रहे हो। तुम जैसे आदमी के साथ रहने से अच्छा तो मैं तलाक ले लेती। तलाक की बात सुनते ही सौरभ सकपका जाता है और कहता है, नहीं सौम्या प्लीज तुम मुझे तलाक मत देना, मैं कुछ करता हूँ। सौरभ ने देखा कि अब कोई बात नहीं बन सकती, तुरंत अपने पापा के पैर पकड़कर उनसे माफी मांगता है और कहता है, पापा हमें माफ कर दीजिए, अब आपके साथ कोई भी बदतमीजी सौम्या नहीं करेगी। आपको समय पर खाना मिल जाएगा। आप ऐसा मत कीजिए, इस घर को वृद्धाश्रम मत बनाइए पापा। हम लोग कहाँ जाएंगे? अपने पोता पोती के बारे में तो सोचिए, वो लोग कहाँ जाएंगे? कर्नल जी ने अपने बेटे से कहा, मैं क्यों सोचूं? बेटा यह तुम सोचो, यह तुम्हारी समस्या है। तुम दोनों ने मेरी समस्या को अपनी समस्या नहीं समझी, तो अब तुम्हारी परेशानियों का जिम्मेदारी मेरे सर पर तो बिल्कुल भी नहीं है। अपनी परेशानियों का हल तुम खुद ही निकालो। लेकिन मैंने रास्ता दे दिया है कि अगर तुम रहना चाहो तो रह सकते हो, ताकि समाज के लोग यह न बोले कि बाप ने बेटे को घर से निकाल दिया है। इतने में वहाँ 3-4 बुढ़े अपना बैग लेकर पहुँच जाते हैं, जिसे देखते ही सौम्या का सर चकरा जाता है। वो समझती है कि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, यहाँ तो सारे बुढ़े रहने चले आए, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। तब उसने अपने ससुर जी से कहा, ठीक है पापा जी, हमें आपकी शर्त मंजूर है, हम भी यहाँ आपके साथ ही रहेंगे। तब कर्नल जी ने कहा, तो तुम्हें मेरी शर्त भी माननी होगी। जब तक ऊपर का सारा कमरा नहीं बन जाता तब तक यहाँ आने वाले सारे वृद्ध मनुष्य एक साथ नीचे के 3 कमरों में रहेंगे। इसलिए तुम अपना सारा सामान अपने एक कमरे में शिफ्ट कर लो और एक कमरा पोते और पोती के लिए है और बाकी के कमरों में हम सब रहेंगे। और जब तक ऊपर का सारा काम नहीं समाप्त हो जाता तब तक हम कोई काम वाले भी नहीं रख सकते। इसलिए हम सब के लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर यह शर्तें मंजूर है तो ही तुम इस घर में रह सकती हो। सौम्या सोच में पड़ जाती है कि एक बुढ़े के लिए खाना बनाना तो मुझे भारी पड़ रहा था, अब यहाँ इतने सारे बुढ़ों का खाना एक साथ बनाना पड़ेगा। लेकिन उसके पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने पति की ओर देखा, तब उसके पति ने उसे इशारे से हाँ करने को कह दिया। सौम्या भी ना चाहते हुए हाँ में सर हिला दी। कर्नल साहब ने कहा, तो ठीक है बहू रानी, जब तुम्हें हमारी शर्त मंजूर है तो तुम अभी जाओ और हम सब के लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बना कर लेकर आओ। बेमन का ही लेकिन सौम्या किचन में चली जाती है, बड़बड़ाते हुए चाय और पकौड़े बनाती है
और इधर कर्नल साहब अपना सीना चौड़ा कर अपने सारे दोस्तों से कहते हैं कि अब हम सब अपना बुढ़ापा और अपने बाकी के बचे जीवन शान से और बिना किसी परेशानी के और बिना किसी अशांति के काट सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहें। बाय बाय।